स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ मेहमान बने हुए हमारे साथ। अब आइए बात करते हैं जरा बिहार में एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट जिसकी चर्चा बहुत जोर शोर से हो रही है। आरजेडी यानी लालू यादव की पार्टी, तेजस्वी यादव की पार्टी में एक नई ज्वाइनिंग कराई गई है। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं व्यक्ति, ये हैं ओसामा, मोहम्मद ओसामा। ये मोहम्मद शहाबुद्दीन, जो अपराधी, गैंगस्टर, हत्या के मुकदमे में उम्र कैद की, जेल, सब कुछ जिस व्यक्ति को हुआ, और उसके ये बेटे हैं। शहाबुद्दीन की मौत 3 साल पहले दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर कोरोना काल के अंदर हुई थी। अब इन्होंने अपनी माता जी के साथ जो है ओसामा साहब ने आरजेडी ज्वाइन कर ली है। और बीजेपी अब आरोप लगा रही है कि यही तो हम लगातार कहते रहते, इनकी पार्टी में ये गुंडागर्दी करने वालों की, माफियाओं की, गैंगस्टर्स की, इन्हीं लोगों की, आपराधिक छवि वाले लोगों की ही एंट्री हो सकती है। अब लेकिन बाकी तेजस्वी यादव वो कोई किसी तरीके से डिफेंसिव इसमें बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे। उनकी बात मैं आपको सुनवाऊंगा पहले, लेकिन इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। मैंने आपको बताया कि ये 3 साल पहले इनके पिता की मौत हो गई थी। ये जो हैं दिल्ली में पढ़े लिखे हैं, लंदन से जाकर के भी इन्होंने आगे की अपनी पढ़ाई की है। फिर इनका विवाह हो गया। इनके विवाह में भी लालू यादव फैमिली जो है वो पूरी शामिल हुई थी सीवान में जाकर के। और लालू यादव के और मोहम्मद शहाबुद्दीन के तो संबंध बहुत पुराने रहे हैं, बहुत चर्चित संबंध रहे हैं। उस दौर की हम लोग बात कर रहे हैं जब वाकई अपराध की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम था मोहम्मद शहाबुद्दीन। और सिवान में तो जैसे मोहम्मद शहाबुद्दीन अपनी एक पैरेलल सरकार चलाया करता था उस पूरे इलाके के अंदर, उसके किस्से भी हम लोग आज थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे आपसे। लेकिन इनके बेटे के ओसामा के ज्वाइन करने पर तेजस्वी यादव ने क्या कहा है, ये सुनिए। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों की कद्दावर नेता रही हिना साहब, जो कि स्वर्गीय शहाबुद्दीन जी की धर्मपत्नी हैं, और शहाबुद्दीन जी पार्टी के फाउंडर मेंबर तक रहे, लंबे अरसे तक विधायक, सांसद रहे, पार्टी के बड़े नेता रहे। और आज पुनः हिना साहब जी और उनके पुत्र भाई ओसामा ने पार्टी सदस्यता ग्रहण किया है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद अपने नेतृत्व में दोनों लोगों को सदस्यता दिलाई गई है। साथ ही सैकड़ों हजारों की संख्या में जो शहाबुद्दीन जी के, ओसामा भाई के, हिना साहब के समर्थक रहे, उन सब ने भी जो है आज पार्टी की सदस्यता ली है। बड़ी खुशी की बात है और मेरा विश्वास है कि इससे सिवान के साथ साथ पूरे बिहार में जो है पार्टी को मजबूती मिलेगी। अब तेजस्वी यादव जब बात कर रहे हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन की, तो वो कुछ ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे पता नहीं कितने बड़े वो नेता थे सिवान के और बिहार के। उस व्यक्ति की मौत तिहाड़ जेल में हुई है जब वो हत्या के मामले में दोषी सिद्ध होने के बाद उम्र कैद की सजा काट रहा था। और ऐसे एक नहीं दर्जनों मुकदमे उस व्यक्ति के ऊपर थे। दो बातों का में कोई शक नहीं है, आप इसमें कोई विवाद भी नहीं हो सकता। एक कि मोहम्मद शहाबुद्दीन एक क्रिमिनल था। दो कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुस्लिम वोट की कवायद है। अभी आपने उनको सुन ही लिया कि सिवान में और आसपास हजारों समर्थक जो हैं वो इससे उत्साहित होंगे कि ओसामा अब आरजेडी में शामिल हो गए। कैसे देख रहे हैं इसको त्रिपाठी जी? देखिए, अब ये कई बार हम लोग बात करते हैं कि भाई पिता थे, कोई और था, उसको कैसे कह सकते हैं। लेकिन शहाबुद्दीन का नाम पूरे बिहार में और पूर्वांचल के भी एक हिस्से में और देश में भी वो तस्वीर याद आती है जब 90 के दशक में एक कुर्सी पर शहाबुद्दीन बैठा हुआ है और उसके चारों तरफ राइफलधारी गनमैन हैं। मेरी पहली मुलाकात या देखना कह लीजिए, मैं तो विश्वविद्यालय में था, लेकिन 95-96 की सिवान में हमारे एक मित्र थे, उनका विवाह हुआ था, तो वहीं हम लोग गए थे। और वहां आप समझिए कि मेरे लिए वो आश्चर्य का विषय था। अब बिहार की चर्चा होती है तो कई बार अलग अलग तरह, हम उत्तर प्रदेश के हैं, फिर भी वो आश्चर्य का विषय था कि उस वक्त टाटा सूमो गाड़ियां होती थी, टाटा सूमो गाड़ी से ये चलता था। और बिहार बीएमपी, बिहार मिलिट्री पुलिस कहते हैं, क्या कहते हैं अवधेश जी? बिहार मिलिट्री पुलिस, उसके उसके जवान होते थे। उसके जवान सुरक्षा में लगे थे, लेकिन उन जवानों को देखकर लग रहा था कि वो खुद सुरक्षित हैं उसमें, क्योंकि उसके अगल बगल जो लहीम शहीम पहलवान टाइप के नौजवान एकदम लड़के और खुली पिस्टल और राइफल लिए हुए उसके बगल खड़े रहते थे, वो एक जलवा आतंक था। और चूंकि जिस विवाह में गया था तो वो राजपूतों का गांव था
और वहां माले का बड़ा खतरा हुआ करता था। तो माले से लड़ाई ये शहाबुद्दीन लड़ता था। इसीलिए माले के जो नेता रहे चंद्रशेखर, जेएनयू के जो अध्यक्ष थे, और वो जब लौट के गए खुद चुनाव लड़ने तो उनको भाषण देते चौराहे पे गोली मार दी गई, वो मर गए। और तो कई किस्से हैं। एक जो सबसे ज्यादा जो चर्चित किस्सा था जिसमें एक दुकानदार थे, क्या नाम था उनका, नाम मैं भूल रहा हूं, उनके बच्चों को 2 लड़कों को तेजाब से नहला दिया गया। और ऐसे जाने कितने शहाबुद्दीन के इस तरह के सीवान में, पूरे बिहार में आपको मिल जाएंगे। जब तक शहाबुद्दीन रहा, जेलों से कैसे सरकार चलती है ये बार बार आरोप लगता रहा। और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार में तो ये बहुत सामान्य हुआ करता था। एक तरह से कहें तो नीतीश कुमार का सबसे बड़ा क्लेम टू फेम अगर है तो वो यही है कि शहाबुद्दीन जैसों का आतंक समाप्त कर दिया, पुलिस की व्यवस्था वो सचमुच काम करने लगी। अब आज अगर लालू प्रसाद यादव, खैर वो देख के लग रहा है कि वो किस स्थिति अवस्था में है, वो मतलब लेकिन बहुत अगर एक्टिव नहीं है। उनको हिना शहाब और ओसामा को लाना पड़ा, और मैं फिर कह रहा हूं कोई भी व्यक्ति, कोई उसके पिता अपराधी रहे उस तरह से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो लिगेसी है वो लिगेसी भय डर वाली राजनीति है, आतंक वाली राजनीति है। और क्या मुसलमानों में इस तरह के लोगों को लिए बिना अब लालू जी का काम नहीं चल रहा है, ये एक बड़ी बात है जिसकी भी चर्चा की जानी चाहिए। देखिए, सैयद शहाबुद्दीन बिहार में उस दौर में उभरे थे जब 2 स्थितियां थी बिहार में। एक और तो अपराधी का राजनीतिकरण हो गया था, भयावह परिस्थिति थी, कहीं भी माफिया के खिलाफ कोई भी माफिया हो, लोग खड़े होने की हिम्मत नहीं करते थे। किसी भी के साधारण से साधारण अगर गुंडा हो यूनिवर्सिटी में, वो चला जाए तो कोई प्रोफेसर भीसी तक नहीं करता था। हम लोगों के आंखों का देखा हुआ है। उसी में लालू यादव का उत्थान हुआ, उसी में आडवाणी जी की रथ यात्रा वहां रोकी गई, और उसके बाद की परिस्थिति अलग थी, वो एक हिंदू मुसलमान की स्थिति भर की थी। लेकिन शहाबुद्दीन का जो था वो क्रिमिनल तो था, लेकिन उस समय हमारे बिहार में एक जो है नक्सली मूवमेंट खड़ा हुआ, सीपीआईएमएल उसकी बाहर होती थी, और अंदर से वो था कि लोगों की जमीनों पर कब्जा करो, जमींदारों को करो, और छोटे छोटे उस समय जो बाहर के हमारे यहाँ मारवाड़ी बोले जाते हैं, जो राजस्थान के व्यापारी हैं, इन्होंने हमारा शोषण किया है, सूदखोरों को मारो। और वो शहाबुद्दीन के लोग उसमें आगे आए और इन्होंने सीपीआईएमएल और उस आंदोलन के खिलाफ लड़ा, बड़ी क्रूरता से लड़ा। यहां तक कि एक सभा हो रही थी, उसमें चंद्रशेखर जेएनयू का छात्र था और एक यादव जी थे, दोनों सीपीआईएमएल को, सभा में उसको गोली मार दी गई। सिवान में 20 सभा में गोली मार दी गई। शहाबुद्दीन ने करवाया, शहाबुद्दीन ने करवाया, और लोगों ने कुछ भी नहीं उसके बाद। मतलब ये स्थिति वहां शहाबुद्दीन का। लेकिन शहाबुद्दीन के पक्ष में भी लोग खड़े थे, क्योंकि लोगों की जमीनें बच रही थी। 10 बीघा 5 बीघा में लोग परेशान हो रहे थे। लोगों का यह थे कि उन्होंने 50 रुपए डॉक्टर, उसका एम्पायर तो क्रिमिनल एम्पायर था। नहीं, लेकिन दहशत थी बेसिकली। दहशत तो थी ही, लेकिन उस दहशत से लोगों को लगा, जब वो कोरोना के समय जेल में था, जहां उसकी मृत्यु हो गई यहाँ तिहाड़ जेल में, तो वहां के लोगों के स्टेटमेंट आते थे कि वो जेल में नहीं हो तो हमारे यहाँ ऑक्सीजन वगैरह ठीक होती और डॉक्टर हमारी सेवा ठीक से करते। ये वहां का माहौल था। और लालू यादव ने उस समय कई क्रिमिनलों को बाजाप्ता मंच पर लाके उसको टोपी पहना के और अपने आप उनको अपनाया था अपनी लड़ाई। संसद शहाबुद्दीन को लालू यादव ने भेजा ना, पहले प्रतापपुर से निर्दलीय विधायक के रूप में वो पहले जीता। हाँ। अच्छा, वो भी सुनिए, 23 वर्ष की उम्र में, मैंने 23 वर्ष में उसे नॉमिनेशन किया। प्रशासन ने कहा कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते हो, उसका नॉमिनेशन पहले एक्सेप्ट हो गया था। तो इनके लोगों ने वहां दंगे कर दिए, वो चुनाव लड़के जीत गया, वो केस भी गया वहां, पता। तो ये स्थिति थी। बाद में लालू जी ने उसको अपनाया और उसको वहां से भेजा है। अभी जो लालू जी कर रहे हैं ना, क्योंकि पिछली बार लालू जी की जो पार्टी की जो हालत हो गई है कि भैया एंटी बीजेपी का माहौल है और उसमें हम 4 सीटों तक भी, मतलब हमको हमारी स्थिति इतनी बुरी हो गई है, तो मुस्लिम वोट उनको लग रहा है, मेन चीज वही है, मेन चीज है कि हमारा कंसोलिडेट हो और शहाबुद्दीन के लोग जो हैं वो साथ रहे। अब बहस ये होगी कि भाई देखिए, बाप क्रिमिनल था, बेटा तो नहीं क्रिमिनल है, तो बेटा राजनीति में आ रहा गया। लेकिन जो बात उन्होंने कही, आप किसकी लेगेसी लेकर क्या रहे हो? ये अगर लालू शहाबुद्दीन के बेटे नहीं होते तो कौन सा प्यार उमड़ रहा था लालू जी को और तेजस्वी यादव को इन पर? ये तो कोई सवाल ही नहीं है। मतलब वो तो एक बड़ी वजह है। लेकिन अब लेगेसी वाली बात ठीक है कि उस शहाबुद्दीन का नाम तो अपराध का दूसरा नाम है। मतलब बहुत सारे बाहुबली हुए हैं, लेकिन उसमें शहाबुद्दीन को एक तरीके से बड़े खतरनाक अपराधियों में से मानना चाहिए। मैं देख रहा था कि 30 केसेस चल रहे थे, जिसमें 8 मर्डर केसेस थे और 20 केसेस में अटेम्प्ट टू मर्डर के।
समझे। और जैसे सीपीआई-एमएल का जिक्र किया ना, वो लड़ाई उनकी सीपीआई-एमएल के साथ काफ़ी रही उस इलाके में। और सीपीआई-एमएल के एक कार्यकर्ता थे, वर्कर थे, छोटे लाल, उसका एब्डक्शन कर लिया गया सभा के अंदर से। अच्छा। और फिर उसकी लाश भी नहीं मिली, तो उस भी मामले में वो चलते रहे। एक लोकल जो जज थे जिन्होंने उनके खिलाफ फैसला सुनाया था, उसको भी थ्रेटन किया। तो ऐसे बहुत सारे मामले सिवान में शहाबुद्दीन को लेकर रहे। और मुझे भी याद आता, क्योंकि मैं पार्लियामेंट में कई बार मुलाकात हुई, तो वो एक क्रिमिनल जो बैकग्राउंड है वो बड़ी बात है। लेकिन अब ओसामा को ये थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट तो देना चाहिए कि भाई ठीक है, वो अपराधी नहीं है, वो पढ़ने लिखने वाला आदमी है, वो आया है। लेकिन दो बड़ी वजह है कि एक जो लेगेसी है उससे उनकी जो ताकत बनी हुई है वो, और दूसरा मुस्लिम वोट, दोनों एक बड़े कारण हैं जो लालू यादव को, जो इस समय बहुत एक बड़े पॉलिटिकल क्राइसिस से ही गुजर रही है पूरी पार्टी, तो सख्त जरूरत है, सख्त जरूरत है कि कोई भी आदमी उस तरह से निकाल कर आ जाए। ठीक है। हमको ये उम्मीद करनी चाहिए कि भाई ओसामा जो है वो फादर की जो लेगेसी है क्रिमिनल वाली, उसमें ना जाए। उसमें ना जाए। ठीक सर, एक छोटा कमेंट। देखिए, पार्टी में तो ले लिया, साथ में घोषणा भी कर दी कि रघुनाथपुर से चुनाव लड़ेंगे, टिकट भी लगे हाथ दे दिया कि आपको रघुनाथपुर से चुनाव लड़ना है। देखिए, बिहार के अंदर की राजनीति तो बाहुबलियों के कारण जानी जाती रही है, और कोई ऐसा बाहुबली रहा नहीं जो किसी राजनीतिक दल से जुड़ा नहीं रहा, या उसका किसी राजनीतिक दल के ऊपर वरदस्त नहीं रहा, या जिसने किसी नेताओं को नहीं बनाया, चुनाव नहीं लड़वाया। लंबे समय तक बाहुबलियों का राजनीति रहा, और राजनेता लोग भी और पार्टियां भी इन बाहुबलियों का साथ लेकर अपने राजनीति को चमकाती रही। तो ये कॉकटेल था कि अपराधी और राजनेता मिलकर बिहार की राजनीति को एक लंबे समय तक चलाते रहे। और लालू तो उसके मतलब ब्रांड एम्बेसडर थे, इस तरह के नेताओं को पकड़ना, लाना, पार्टी में उनके अपराध का अपना संरक्षण देना राजनीतिक, और उसका राजनीतिक लाभ अपने लिए लेना, लंबे समय तक यह राजनीति होता रहा। मुझे लग रहा है बिहार में अब यह कम हुआ था, लेकिन जिस तरीके से पिछली बार देखा कि नीतीश कुमार ने एक बाहुबली को जेल से छुड़वाने के लिए जो सारे जेल मैनुअल को कम किया, उसको छुड़वाया है कि वो भी राजपूत नेता है तो राजपूत के वोट चाहिए, अब शहाबुद्दीन के मुसलमान वोट चाहिए, तो लालू प्रसाद यादव ने जोड़ा है। तो मुझे लग रहा है कि वापिस अब उस तरह के नेताओं का बिहार के अंदर दस्तक देना शुरू हो गया। अब वो कितना अगले चुनाव में हस्तक्षेप करेंगे देखना बाकी है। अब यूपी की बात कर लेते हैं जरा। मैं आपको शिवपाल यादव का एक स्टेटमेंट बता रहा था। दरअसल ये बटेंगे तो कटेंगे वाला योगी जी का बयान बड़ा पॉपुलर हो गया, और अब तो इस पर बीजेपी ने बाकायदा, बीजेपी समर्थकों ने कहना चाहिए कि ऑफिशियल बीजेपी का नहीं, गाना भी बना लिया है, और वो महाराष्ट्र के चुनाव में झारखंड में बहुत इस्तेमाल किया जाएगा। कन्हैया मित्तल जो हैं मशहूर गायक, जिन्होंने जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे गाना गाया था, उन्होंने वो गाना गाया है। अब इस पर जो है, अब संघ ने भी कह दिया भाई ठीक है, बटोगे तो कटोगे नारा तो ठीक है। शिवपाल जी ने इस पर अपना वर्जन दिया है इसका, ना बटेंगे ना कटेंगे, ज्यादा बोलेंगे तो पिटेंगे। सुनिए। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कटोगे तो पटोगे, ये बयान आप कैसे देखते हैं? न तो देखो दीजिए, न तो बचेगा न कटेगा, और जो ऐसी बातें करेगा बाद में पिटेंगे। अच्छा, बहराज जी कहते बोलिए सर। नहीं, देखिए, इसमें शिवपाल जी तो इसी के लिए जाने जाते हैं, और शिवपाल जी की ताकत, क्षमता जिन लोगों को नहीं पता हो उनको स्वर्गीय नहीं कहना ठीक रहेगा। मुसलमान के लिए स्वर्ग तो होता नहीं है ना, तो क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं सर, मतलब मरहूम अतीक अहमद, मरहूम मुख्तार अंसारी, उनका नाम याद कीजिए, तब आपको याद आएगा कि यही अखिलेश यादव, शिवपाल और अखिलेश के बीच का झगड़ा ही यही था कि वो चाहते थे कि ये लोग पार्टी में रहें और ये पार्टी में नहीं रहने देना चाहते। शिवपाल चाहते थे, वो शिवपाल चाहते थे। फिर और याद नहीं हो तो थोड़ा और याद में कराता हूं। हल्ला बोल एक हुआ था। हल्ला बोल में एक अखबार के ऊपर तो वो हल्ला बोल था ही था। इलाहाबाद में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के भीतर समाजवादी पार्टी के गुंडे घुस गए थे। ये हल्ला बोल की घटना है। तो जो शिवपाल कह रहे हैं कि बाद में पीटेंगे, तो ये तो हो सकता है, ये अभी भी होता है। सरकार में होने के बावजूद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग ऐसा उत्पात करते हुए दिखते हैं। अब सवाल यह है कि क्या बटेंगे तो कटेंगे पे जो अखिलेश यादव ने कहा, अखिलेश ने कहा कि हमारा पीडीए भी नहीं बटेगा, तो फिर कौन पीटेगा? शिवपाल जी कह रहे हैं, तो अखिलेश ने भी तो वही बात कही ना जो योगी आदित्यनाथ कह रहे थे। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, तो वो अगर हिंदू के संदर्भ में कह रहे हैं तो ये तो जाति के संदर्भ में कह रहे हैं। और ये क्या कोई बहुत छिपी हुई बात है कि हर व्यक्ति अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कहता है कि हमें जोड़कर रखना है?
इसमें तो कोई भ्रम है नहीं। लेकिन अगर ये भाषा कि चुनाव के बाद पिटेंगे, तो ये जरा आप सोचिए किस धमकी, किस तरफ इशारा बोलते किया तो बड़े प्यार से हैं ये, वैसे इनकी छवि स्ट्रांग मैन की थी। नहीं, बोलते तो प्यार से ही। और शिवपाल जी जिससे शिवपाल यादव के जिसके निजी संबंध हो जाए, कितने पत्रकार, कितने अधिकारी, कितने नेता, वो सब कहां से कहां पहुंच गए, इसके लिए तो शिवपाल जी बड़े विख्यात हैं। मतलब निजी संबंधों में तो बड़ा वो खूब करते हैं, लेकिन खूब उनकी मतलब दबंग गुंडा वाली छवि रही। और जो मुलायम सिंह यादव का पूरा इस तरह का कार्यभार संभालने का काम उनके भाई शिवपाल जी ही करते रहे। तो वो शायद इसलिए उनको वो मेमोरी में है, तो नहीं, पिटेंगे। मेमोरी में नहीं, आदत में है। आदत में नहीं, लेकिन पीटेंगे में दोनों है ना, वो क्या बोल रहे हैं कि हम पीट देंगे या वो पीट जो जाएंगे। ऐसी बात करेगा वो बाद में पिटेंगे। वो पिटेंगे। पीट जाएगा। हाँ। पीटेंगे मतलब वो चुनाव में भी पीट सकता है, कहीं पीट सकता है, इसका दोनों दो ही आप अर्थ ही है। उन्होंने मांगा नहीं, आप क्यों दे रहे हैं उनको? अद्भुत हो गया। दोनों ने क्लीन चिट नहीं देना, उसका दोनों अर्थ लेना चाहिए, क्योंकि इतना दुस्साहस तो नहीं करेंगे कि मुख्यमंत्री के लिए बोल देंगे। शिवपाल जी के व्यक्तिगत भी संबंध उनसे हैं, फोन पर भी बात होती रहती है। अब इतनी बड़ी नासमझी अगर वो दिखाएंगे कि मुख्यमंत्री को कहेंगे कि पीटेंगे, तो जरा 50 तो फाइल है इन लोगों की। अरे वो सर, फाइलें- लेकिन साफ साफ कह रहे हैं आप, मतलब इतना स्पष्टीकरण आपने दे दिया, वो तो शायद शिवपाल जी को भी अच्छा नहीं लग रहा हो। शिवपाल जी ऐसे स्पष्टीकरण नहीं देते हैं। नहीं देते हैं तो देने की नौबत आ सकती है ना, नहीं, देखो, क्योंकि ये मुख्यमंत्री के लिए, किसी भी मुख्यमंत्री के लिए इस प्रकार की भाषा इतने बड़े नेता की हो, भले इस समय समाजवादी पार्टी में कद कम है, लेकिन लंबा समय हुआ पॉलिटिक्स में, वो बोलना क्या लगता है। लेकिन ये इसका अर्थ ये हुआ ना कि ये बटेंगे कटेंगे, लगता है समाजवादी पार्टी को धार लगी है इसकी। ये लगा है कि ये कहीं हमारे विरुद्ध ना जाए, इसके विरुद्ध में लोग बटोगे यूनाइट तो ना हो कटोगे जाए। वाला नारा। हाँ, बटेंगे तो कटेंगे, तो इसका मतलब ये तीक्ष्णता से उसके अंदर गई है, तभी इस प्रकार की भाषा निकली है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि उनको इतनी सुबुद्धि होगी कि कम से कम मुख्यमंत्री के शब्द हैं, मुख्यमंत्री के शब्द के रूप में वो पीटने पिटाने ये के उस नारा संदर्भ चल में रहा है बात कि नहीं चल रहा है? नहीं, नारा तो देखिए, ये तो ऐसा 4 शब्द हो गया, पीटे 3 शब्द। 3 शब्द, बटेंगे तो कटेंगे, ये इतना कैची हो गया है कि ये चल गया है चारों ओर और चला है। और इसके व्यापक अर्थ भी हो रहे हैं। जो संघ की आपने बात कही, वो तो थोड़ा उन्होंने व्यापक संदर्भों में उसको लिया था, कहा था कि भाई कोई भी भाषा बोलिए, हम तो आग्रह पूर्वक हिंदू एकता की बात करते रहे हैं, कहते रहे हैं और करेंगे भी। ये कहते रहे क्योंकि विश्व मंगल की कामना से, संपूर्ण विश्व के सुख शांति की दृष्टि से हिंदुओं की एकता आवश्यक है। तो इसका एक चुनावी और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है। लेकिन दूसरा परिप्रेक्ष्य यह है कि हिंदुओं का एक होना, हिंदुत्व के आधार पर एक होना, वो भारत के भी हित में है, विश्व के भी हित में भी है। ठीक। अब ये ये और फिर से इसको ऐसे बोल देते हैं ना कि जब जब हिंदू भाव को भूले आई विपद महान, हाँ, भाई छूटे धरती खोई मिटे धर्म संस्थान। इसमें गलत क्या? यही तो कह रहे हैं, बटोगे तो कटोगे। तो ये नारे में कुछ दम है सर बीजेपी के लिए? नहीं, नारा तो चल ही गया है, इसमें कोई बात नहीं। और वैसे शिवपाल जी जो है ना, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी में अखिलेश जी के पास सबसे मजबूत नेता है। ऐसा नहीं है कमजोर नेता उनको मत मानिए, वो बिल्कुल, ताकतवर मजबूत नेता। नेता। अवधेश जी ने कह दिया, इसलिए मैं उसमें क्रॉस चेक नहीं कर सकता या कंफर्म नहीं कर सकता या कंट्राडिक्ट नहीं कर सकता कि आजकल उनका फोन सीएम के साथ चल रहा है कि नहीं चल रहा। फोन का कनेक्शन जो है योगी आदित्यनाथ जी के साथ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब बंद है या हैंग हो गया है, पता नहीं। तो शिवपाल सिंह को लगता था कि वो मुलायम सिंह के बाद बड़े नेता है, हाँ। और जो मुलायम सिंह चले गए तो मुलायम सिंह के बाद उनका लेकिन भी बीजेपी जमीनी का स्तर वो पर आधार नारा होगा। जो है चल उन्होंने गया अपनी है। पार्टी लेकिन बना के इसको देखी। ये मानना कि वो पूरी तरह से किसकी मदद करेगा, ये मैं नहीं कह सकता। तो ये मुश्किल भी डाल सकता है किसी के लिए भी। इसकी धार कहां पर पहुंचेगी, मैं इसका असर ऐसे कैसे कल से कई पहुंचे, वीडियोस में देख दुधारी है चुका ये हूं सर। पिछले कई दिनों में, जैसे आप कह रहे थे दुधारी झारखंड में बहुत सारे दुधारी वीडियो आए थे। वो है ये। खासकर मुस्लिम वोटर्स जो हैं, जी। कोई सवाल ही नहीं है कि इस वक्त कोई डिवाइड हो जाए। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, तो उसका दुधारी प्रश्न असर भी हो नहीं। सकता है। इसलिए ये समझना कि भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया कि बटेंगे तो कटेंगे से भारतीय जनता पार्टी का बड़ा पॉलिटिकल फायदा हो जाएगा। इनके ये पता नहीं कहना एक रहेंगे कि नहीं रहेंगे, वहां तो नहीं बट रहा है कोई, अपोजिशन वोट नहीं बट रहा है। नहीं, मैं पहले भी समझ नहीं बट पा रहा रहा हूँ। था। हाँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि उसी ये के कोई समानांतर बटा एक हुआ नारा था क्या। 2024 का लोकसभा चुनाव तो बड़ा क्लैरिटी के साथ है ना, और अपनी पिच पर आप खेलते हैं तो रन बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, उसमें मेहनत लगती हुई दिखती है। आप जो ट्रिक्स होती है वो आजमाते हैं। जब आप दूसरे की पिच पर खेलने चले जाएंगे तो पहले ही पता मैच हार जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी अपनी पिच पर खेल रही है। नरेंद्र मोदी हो, योगी आदित्यनाथ हो, मोहन भागवत जी हो, सब के सब एक ही बात बोल रहे हैं, और वो वही बात बोल रहे हैं जो उनको स्पष्ट तौर पर एक तरह से कहते हैं ना कि उनका जो समर्थक वर्ग है वो करते हुए बोलते हुए देखना चाहता है। तो आप
उसको, और ये कोई छिपी हुई बात थोड़ी ना कि भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान मतदाता बहुत न्यूनतम वोट करता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि नहीं करता है। हमने जम्मू कश्मीर में, कश्मीर के चुनाव में देखा है, भले सीट नहीं जीत पाए लेकिन कई जगह पर मत मिला, तो ऐसा तो नहीं कि नहीं किया है। अब सवाल यहां यही है कि उसमें कितना वो एक दूसरे को, और मतलब मैं ये छोटा सा जिसको कहें कि जोड़ देता हूं इस चर्चा में। मैं जयपुर में था, मैंने उसको लिखा भी अपने सोशल मीडिया पर, मैंने सुना और वो मेरे लिए मतलब इसको कहते हैं ना, हम लोग बहुत दिन से चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कम्युनल हो गई है। क्यों कम्युनल हो गई? क्योंकि वो मुसलमान को तो चाहती है कि एक साथ एकजुट रहे, हिंदू को चाहती है वो बांट दे। तो जो भाजपा पर आरोप लगता था, भाजपा को क्यों कम्युनल कहते थे? क्योंकि भाजपा कहती थी हिंदू एक रहे, मुसलमान बढ़ जाएगा तो वोट हम जीत जाएंगे। अब ये कांग्रेस पार्टी के लिए लोगों के मन में आता है, तो आप जरा बटोगे तो कटोगे का ये वाला संदर्भ भी देखिए तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। कौन जीतेगा कौन हारेगा तो जनता तय करेगी, लोग तय करेंगे। समीर जी कुछ बोल रहे थे? मैं शिवपाल जी के बारे में बोल रहा था कि शिवपाल जी का जो उनको लगता था कि वो मुलायम सिंह के बाद सबसे शक्तिशाली नेता है, जमीनी स्तर पर आधार है। उन्होंने अपनी पार्टी बना के देख ली, उसका आश्चर्य देखा, बाद में लौट कर आए। और अखिलेश और जो योगी आदित्यनाथ का संबंध है, वो तो विधानसभा में उन्होंने उसका जिक्र किया था जब योगी जी ने उनसे जिक्र किया था। हमको भी आप ही लाए थे। तो उन्होंने कहा था कि हम तो आपके पास आ रहे थे, आपने हमें जगह नहीं दी। तो उनकी नाराजगी भी है कि जब अखिलेश यादव से बहुत ज्यादा पीड़ित थे तो उन्होंने गुहार लगाई थी योगी आदित्यनाथ जी की भाई बीजेपी में ले लो, लेकिन गंभीर प्रयास हुआ था लेकिन उन्हें वहां स्पेस नहीं मिला। तो उनका वो दर्द निकल कर आता है। लेकिन अब वो समाजवादी पार्टी में रम गए, अब बेटा सांसद बन गया है, अब अखिलेश यादव भी इनको थोड़ा मान सम्मान दे रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि फिलहाल वो कहीं नहीं जाएंगे, 2027 में मंत्री बनने की अपनी उम्मीद पाल के बैठे हैं। जो बटोगे तो कटोगे नारा का आपने महाराष्ट्र में कुछ चर्चा हो रही है इसकी? नहीं, बिल्कुल बटोगे तो कटे की चर्चा शुरू हो गई है। जमीनी स्तर पर 288 विधानसभा सीटों पर सब जगह इसके पोस्टर्स लग रहे हैं। अच्छा। और अभी महाराष्ट्र के अंदर तो एक छोटे छोटे वीडियो बन रहे हैं इसको लेके, बटोगे तो कटो को लेके, एक 1.5 मिनट के, और पूरे व्हाट्सएप ग्रुप में चल रहे हैं। मुझे लग रहा है इसका जमीनी स्तर पर असर होगा और इस बार वोटिंग जो होगी महाराष्ट्र के अंदर, बटोगे तो कटको को ध्यान में रख के वोटिंग का एक बड़ा पैटर्न देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में।